हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग अभिवचन, प्रलेख शास्त्र एवं अभिहस्तांतरण यानी कि प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का यह चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग एबी जुडिशरी जोन चैनल टेलीग्राम ऐप पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ इसको डाल दूंगी। मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोग बार बार रिवीजन कर सकें। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 220 से देखना था, पढ़ लेते हैं। आपराधिक अपील में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 उसके कारण एवं उद्देश्यों का, ऑप्शन 2 आधारों का, ऑप्शन 3 विधि एवं तथ्य के प्रश्नों का एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उसके कारणों एवं उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221। आपराधिक अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन 1 अपीलार्थी के, ऑप्शन 2 अधिवक्ता के, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों के एंड ऑप्शन 4 केवल 2 का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों के। अगला क्वेश्चन है 222। आपराधिक अपील में प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन 1 आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने की, ऑप्शन 2 आरोप से दोषमुक्त किए जाने की, ऑप्शन 3 दंडादेश के क्रियान्वयन को स्थगित किए जाने की एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 223। पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 सामान्य अधिकार पत्र, ऑप्शन 2 विशिष्ट अधिकार पत्र, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों। अगला है 224। अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन 1 2 साक्षियों एवं निष्पादक का, ऑप्शन 2 1 साक्षी एवं निष्पादक का, ऑप्शन 3 निष्पादक एवं उसके अधिवक्ता का एंड ऑप्शन 4 निष्पादक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 साक्षियों एवं निष्पादक का। क्वेश्चन नंबर 225। आपराधिक रिवीजन का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना, ऑप्शन 2 अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों अनियमितताओं को दूर करना, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226। क्रिमिनल रिवीजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 किसी न्यायालय द्वारा मामले का विनिश्चय किया गया हो, ऑप्शन 2 ऐसा न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो, ऑप्शन 3 आलोच्य विनिश्चय अपील योग्य न हो, ऑप्शन 4 ऐसे विनिश्चय अधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि अनियमितता तथा अथवा अवैधानिकता हो, ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 227। पुनरीक्षण में अधीनस्थ न्यायालय के किसी निष्कर्ष, दंडादेश अथवा आदेश की किसका परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 शुद्धता का, ऑप्शन 2 वैधता का, ऑप्शन 3 औचित्य, ऑप्शन 4 कार्यवाहियों की नियमितता, ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228। आपराधिक पुनरीक्षण में प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन 1 आलोच्य निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को अपास्त किए जाने की, ऑप्शन 2 दंडादेश को निलंबित किए जाने की, ऑप्शन 3 दोषमुक्त किए जाने की, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आलोच्य निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को अपास्त किए जाने की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 229। सत्यापन किए जाने का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन 1 पुनरीक्षण में, ऑप्शन 2 अपील में, ऑप्शन 3 आवेदन पत्र में एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आवेदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। आरोप का उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना, ऑप्शन 2 विचारण को सुगम एवं सरल बनाना, ऑप्शन 3 अभियुक्त को जानकारी देना एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 231। निम्नलिखित में से किस पर टिकट नहीं लगता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जमानत प्रार्थना पत्र पर, ऑप्शन 2 संशोधन आवेदन पत्र पर, ऑप्शन 3 परिवाद पर, ऑप्शन 4 1 एवं 3 पर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जमानत प्रार्थना पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232। जहां आरोप में हुई तात्विक गलती के कारण अभियुक्त के साथ न्याय नहीं हो पाया है, वहां अभियुक्त के पुनर्विचारण के बारे में उपबंध करती है। ऑप्शन 1 धारा 215, ऑप्शन 2 धारा 415, ऑप्शन 3 धारा 464(2) एंड ऑप्शन 4 धारा 465। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धारा 464(2). अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं
233 एक अवसर पर चोरी का तथा दूसरे अवसर पर घोर उपहति का अभियुक्त है। पर ऑप्शन 1 दोनों अपराध के लिए आरोप पृथक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा अलग विचारण होना चाहिए। ऑप्शन 2 दोनों अपराधों के लिए संयुक्त रूप से आरोप लगाए जाने चाहिए तथा संयुक्त विचारण होना चाहिए। ऑप्शन 3 पहले गंभीर अपराध के लिए आरोप लगाना चाहिए और विचारण होना चाहिए। ऑप्शन 4 दोनों अपराधों के लिए अलग अलग आरोप लगाए जाएं किंतु दंड केवल एक ही के लिए ही दिया जा सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोनों अपराधों के लिए आरोप पृथक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा अलग विचारण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 234। न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन 1 धारा 216 के अंतर्गत, ऑप्शन 2 धारा 217 के अंतर्गत, ऑप्शन 3 धारा 218 के अंतर्गत एंड ऑप्शन 4 धारा 219 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धारा 216 के अंतर्गत। यह सीआरपीसी का क्वेश्चन है। अगला पढ़ लेते हैं 235। न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 अभियोजन का साक्ष्य लिए जाने से पहले, ऑप्शन 2 अभियुक्त के द्वारा बचाव प्रस्तुत किए जाने से पहले, ऑप्शन 3 जब अभियोजन तथा बचाव पक्ष दोनों का साक्ष्य लिया जाए एंड ऑप्शन 4 निर्णय सुनाए जाने से पहले। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निर्णय सुनाए जाने से पहले। अगला पढ़ लेते हैं 236। आरोप में परिवर्तन किए जाने पर साक्षियों को पुनः बुलाने या पुनः परीक्षा करने का प्रावधान है। ऑप्शन 1 धारा 217 में, ऑप्शन 2 धारा 218 में, ऑप्शन 3 धारा 219 में एंड ऑप्शन 4 धारा 220 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धारा 217 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237। आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 1 उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है। ऑप्शन 2 आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया। ऑप्शन 3 अभिकथित अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ। ऑप्शन 4 जिस रीति से अपराध कारित किया गया है उसकी विशिष्टियाँ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया था यह कथन आवश्यक नहीं है। अगला पढ़ लेते हैं 238। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के कितने अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। यह सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 219 से है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4 एंड ऑप्शन 4 5। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 239 देख लेते हैं। सत्य उत्तर है किसी अभियुक्त व्यक्ति पर एक वर्ष में किए गए 3 से अनधिक अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जब ऐसे अपराध एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हों। ऑप्शन 2 जब ऐसे अपराध भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए हों। ऑप्शन 3 1 एवं 3 दोनों। ऑप्शन 4 जब ऐसे अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किए गए हों। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240। ऐसे कार्य का अभियुक्त है जो चोरी की या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यास भंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर केवल चोरी का आरोप है किंतु यह प्रतीत होता है कि उसने न्यासभंग का अपराध किया है। वह ऑप्शन 1 दोष मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2 चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन 3 आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है एंड ऑप्शन 4 उन्मोचित किया जा सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 241। अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे ऑप्शन 1 भारतीय दंड संहिता की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। ऑप्शन 2 विशेष विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। ऑप्शन 3 स्थानीय विधि की एक ही धारा के दंड के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 242 है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 वे व्यक्ति जिन पर एक समान ऐसे अपराध का अभियोग है जो एक से अधिक समव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए हैं। ऑप्शन 2 वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। ऑप्शन 3 वे व्यक्ति जिन पर भिन्न समव्यवहारों के अनुक्रम में एक ही अपराध का अभियोग है एंड ऑप्शन 4 वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए किसी भी संख्या में किए गए समान अपराधों का अभियोग है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है।
क्वेश्चन नंबर 243। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अशपथ पर यह कथन करता है कि उसने ब को क्लब में स को मारते देखा था। बाद में सत्र न्यायालय में वह शपथ पर कहता है कि ब ने स को कभी नहीं मारा। ऑप्शन 1, क्या अभियोजन के पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक होगा कि दोनों में से कौन सा कथन मिथ्या था। ऑप्शन 2, अ को तभी सजा हो सकेगी जब यह सिद्ध हो जाए कि दोनों में कौन सा कथन मिथ्या था। ऑप्शन 3, इसका अभियोजन विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण होगा। एंड ऑप्शन 4, अ पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है और चाहे यह न सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में कौन सा कथन मिथ्या था, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है और चाहे यह न सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में कौन सा कथन मिथ्या था, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 244। प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप है पृथक आरोप होगा। इस नियम का अपवाद दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, धारा 219 में। ऑप्शन 2, धारा 220 और धारा 222 में। ऑप्शन 3, धाराओं 219, 220 एवं 222 में। ऑप्शन 4, धाराओं 219, 220, 221 एवं 223 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धाराओं 219, 220, 221 एवं 223 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 245। दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, धारा 225 से धारा 237। ऑप्शन 2, धारा 238 से धारा 243। ऑप्शन 3, धारा 251 से धारा 259। ऑप्शन 4, धारा 260 से धारा 265। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धारा 225 से धारा 237 तक। क्वेश्चन नंबर 246 पढ़ लेते हैं। एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण व्यक्त किया कि हम आरोप के कर्मकांड में किसी जादू अथवा सम्मोहन को देख पाने में असमर्थ है। यह आरोप से संबंधित इन प्रावधानों का सार है जो महत्व रखता है, न कि उसका बाह्य स्वरूप। अन्यथा धारित करने से केवल दोषी के लिए अवसर या बचाव प्रदान होता है और निर्दोष को कोई रक्षोपाय प्राप्त नहीं होता है। न्यायालय ने यह संप्रेषण किया था। ऑप्शन 1, आरोप के परिवर्तन के संबंध में। ऑप्शन 2, आरोपों के संयोजन के संबंध में। ऑप्शन 3, व्यक्ति जो संयुक्त रूप से आरोपित हो सकते हैं उनके संबंध में। ऑप्शन 4, आरोप में भूल, चूक या अनियमितता के संबंध में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आरोप में भूल, चूक या अनियमितता के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247। अ के विरुद्ध केवल चोरी का आरोप है और यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, उसे दोष मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2, उसे केवल चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन 3, उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। एंड ऑप्शन 4, उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 248। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखा है विषय वस्तु और सूची 2 में है धारा। पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1, आरोप की अंतर्वस्तु धारा 211। ये सब सीआरपीसी के सेक्शन है। ऑप्शन बी, आरोप में गलतियों का प्रभाव धारा 215। ऑप्शन सी, आरोप में परिवर्तन धारा 216। ऑप्शन डी, अभियोजन को वापस लेना धारा 320। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन 1, ए, बी एवं डी। ऑप्शन 2, ए, सी एवं डी। ऑप्शन 3, ए, बी एवं सी। एंड ऑप्शन 4, बी, सी एवं डी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एवं सी कथन सत्य है, बाकी ये कथन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 249। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। यह प्रावधान है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन 1, धारा 222 2 के अंतर्गत। ऑप्शन 2, धारा 222 3 के अंतर्गत। ऑप्शन 3, धारा 222 4 के अंतर्गत। एंड ऑप्शन 4, धारा 231 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धारा 222 2 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 250। व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है। ऑप्शन 1, धारा 223 के अंतर्गत। ऑप्शन 2, धारा 224 के अंतर्गत। ऑप्शन 3, धारा 227 के अंतर्गत। एंड ऑप्शन 4, धारा 212 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, धारा 223 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 251, कई अपराधों में एक के लिए दोष सिद्ध पर शेष आरोपों को वापस किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 धारा 222 में, ऑप्शन 2 धारा 223 में, ऑप्शन 3 धारा 224 में एंड ऑप्शन 4 धारा 225 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धारा 224 में। अगला क्वेश्चन है 252, अभियोजन और अभियुक्त को कब साक्षियों को पुनः बुलाने की स्वीकृति दी जाएगी। ऑप्शन 1 न्यायालय को अभियुक्त का अभियोग स्पष्ट करना है। ऑप्शन 2 अभियुक्त प्रति परीक्षा करना चाहता है। ऑप्शन 3 जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाना हो। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी स्थितियों में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाना हो। अगला क्वेश्चन है 253, निम्न में से किस परिस्थिति में आरोप में अपेक्षित विशेषटियों की गलतियों का प्रभाव तात्विक माना जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जब सह अभियुक्त की मृत्यु हो जाए। ऑप्शन 2 जब कोई महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो जाए। ऑप्शन 3 जब अभियुक्त उस गलती से भुलावे में पड़ जाए। ऑप्शन 4 जब अभियुक्त को फरार घोषित किया जाए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जब अभियुक्त उस गलती से भुलावे में पड़ जाए। अगला क्वेश्चन है 254, किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 1 समन मामलों का विचारण। ऑप्शन 2 वारंट मामलों का विचारण। ऑप्शन 3 सेशन मामलों का विचारण एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समन मामलों के विचारण में दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है अभियुक्त को। अब क्वेश्चन आ गए प्रलेख शास्त्र के यानी कि कन्वेनियंसिंग के, पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 255, प्रलेख शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 अभिहस्तांतरण। ऑप्शन 2 दस्तावेज लेखन या डीड। ऑप्शन 3 प्रलेख एवं लिखत एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 256, डीड यानी कि विलेख के आवश्यक भाग हैं। ऑप्शन 1 आख्यान। ऑप्शन 2 प्रवर्तनशील भाग। ऑप्शन 3 साक्ष्य। ऑप्शन 4 हस्ताक्षर एवं प्रकाशन। ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 257, विलेख पर हस्ताक्षर निष्पादक द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन 1 2 साक्षियों की उपस्थिति में। ऑप्शन 2 1 साक्षी की उपस्थिति में। ऑप्शन 3 परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित हो एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 साक्षियों की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 258, अभिस्वीकृति का प्रभाव या परिणाम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 अभिस्वीकृति से नया अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन 2 अभिस्वीकृति से परिसीमा अवधि का विस्तार हो जाता है। ऑप्शन 3 1 एवं 2। ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अभिस्वीकृति से परिसीमा अवधि का विस्तार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 259, अभिस्वीकृति कब की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 परिसीमा काल समाप्ति से पूर्व। ऑप्शन 2 परिसीमा काल समाप्ति होने के बाद। ऑप्शन 3 वाद के किसी भी प्रक्रम पर और ऑप्शन 4 कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परिसीमा काल समाप्ति से पूर्व। अगला है 260, यदि वाद पत्र के साथ सभी दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं तो ऑप्शन 1 वाद खारिज हो जाएगा। ऑप्शन 2 वाद अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑप्शन 3 वाद खारिज नहीं होगा। ऑप्शन 4 वाद पत्र वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाद खारिज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 261, विलेख लेखन के सामान्य सिद्धांतों में क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 विलेख का पंजीयन। ऑप्शन 2 विषय वस्तु का ज्ञान। ऑप्शन 3 भाषा की पकड़ एंड ऑप्शन 4 तर्कपूर्ण प्रबंधन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विलेख का पंजीयन। क्वेश्चन नंबर 262, अभिहस्तांतरण है। ऑप्शन 1 एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा किसी संपत्ति में निहित हित का अंतरण किया जाता है। ऑप्शन 2 एक लिखित दस्तावेज। ऑप्शन 3 2 जीवित व्यक्तियों के बीच का अंतरण एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा किसी संपत्ति में निहित हित का अंतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 263, अभिहस्तांतरण पत्र किस नाम से व्यवहारतः प्रचलित है। ऑप्शन 1 विलेख। ऑप्शन 2 विधिक विलेख। ऑप्शन 3 पंजीकृत विलेख एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 264, क्या प्रत्येक विलेख स्टाम्पित और रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 हाँ। ऑप्शन 2 नहीं। ऑप्शन 3 न्यायालय के विवेकाधीन है। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं।
क्वेश्चन नंबर 265, विलेख कौन निष्पादित कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 वयस्क, ऑप्शन 2 स्वस्थ चित्त, ऑप्शन 3 पागल एवं विकृत चित्त जब वह स्वस्थ चित्त होते हैं, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 266, विलेख कौन व्यक्ति निष्पादित नहीं कर सकता है? ऑप्शन 1 पागल, ऑप्शन 2 बहरा एवं गूंगा, ऑप्शन 3 अंधा एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पागल। अगला क्वेश्चन है 267, वसीयती विलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। ऑप्शन 1 वसीयत की रजिस्ट्रीकृत आवश्यक है, ऑप्शन 2 वसीयत एक बार लिखने के बाद बदला जा सकता है, ऑप्शन 3 वसीयत स्टाम्पित होना आवश्यक नहीं है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वसीयत स्टाम्पित होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 268, वसीयती विलेख पर किसके हस्ताक्षर होना आवश्यक है? ऑप्शन 1 वसीयतकर्ता, ऑप्शन 2 अनुप्रमाणित करने वाले साक्षीगण, ऑप्शन 3 रजिस्ट्रीकृत करवाने की दशा में रजिस्ट्रार की, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 269, विलेखों का अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 उदारतापूर्वक, ऑप्शन 2 कठोरतापूर्वक, ऑप्शन 3 शाब्दिक एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उदारतापूर्वक। क्वेश्चन नंबर 270, किसी विलेख में रिक्त स्थान है उसके बारे में निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन 1 रिक्त स्थान के बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, ऑप्शन 2 रिक्त स्थान के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है, ऑप्शन 3 रिक्त स्थान के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकता है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 271, निम्नलिखित में कौन दस्तावेज विलेख नहीं है? ऑप्शन 1 विज्ञापन, ऑप्शन 2 नोटिस, ऑप्शन 3 समझौता एंड ऑप्शन 4 लेखा बही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लेखा बही। अगला क्वेश्चन है 272, शपथ पत्र के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन है। ऑप्शन 1 शपथ पत्र मजिस्ट्रेट, नोटरी या शपथ आयुक्तों के समक्ष सत्यापित कराया जाता है, ऑप्शन 2 शपथकर्ता का किसी प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ पूर्व लिखित कथन है, ऑप्शन 3 शपथकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना आवश्यक है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 273, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 2 संपत्ति का अंतरण सामान्यतः एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है, ऑप्शन 3 उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है, ऑप्शन 4 संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरण अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, संपत्ति अंतरण के क्षेत्र में निम्नलिखित अंतरण शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 वसीयत द्वारा अंतरण, ऑप्शन 2 पारिवारिक बंदोबस्त द्वारा अंतरण, ऑप्शन 3 विभाजन द्वारा अंतरण, ऑप्शन 4 विधि द्वारा अंतरण, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 275, संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है। ऑप्शन 1 मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण, ऑप्शन 2 जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण एवं न्यायालयों के आदेश द्वारा अंतरण, ऑप्शन 3 जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण एवं विधि की क्रिया द्वारा अंतरण, ऑप्शन 4 उपयुक्त समस्त अंतरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण। अगला क्वेश्चन 276, संपत्ति के अंतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 उससे ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरित करता है, ऑप्शन 2 वह संपत्ति का हस्तांतरण वर्तमान में या भविष्य में करता है, ऑप्शन 3 वह एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करता है, ऑप्शन 4 वह स्वयं को और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वह स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यह कथन गलत है क्योंकि वह संपत्ति का हस्तांतरण स्वयं को या किसी अन्य जीवित व्यक्ति को कर सकता है। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।